हेलो गाइस, आपका पीएचपी में स्वागत है और मेरा नाम नाजिम खान। और आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का सिविक्स का पहला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। उसमें हम देखेंगे सत्ता की साझेदारी करने का क्या रिजल्ट निकलता है और सत्ता की साझेदारी ना करने का क्या रिजल्ट निकलता है। इसके लिए हमारे पास दो एग्जाम्पल है जिसकी सहायता से हम ये सब कुछ समझेंगे। दो एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास दो देश है, एक श्रीलंका और दूसरा बेल्जियम। दोनों अपोजिट है, एक में सत्ता की साझेदारी की गई है और एक में नहीं की गई है। आइए पहले हम टाइटल को समझ लेते हैं, चैप्टर का नाम क्या है वो समझ लेते हैं। सत्ता की साझेदारी। सत्ता से आपको क्या समझ में आ रहा है? सत्ता मीन्स पावर, सत्ता मीन्स पावर या फिर शक्ति। और साझेदारी का मतलब क्या होता है बच्चों? साझेदारी का मतलब होता है हिस्सेदारी। साझेदारी का मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी या फिर पार्टनरशिप। क्या मतलब होता है? हिस्सेदारी या फिर पार्टनरशिप। अच्छा, अगर मैं कोई एक वस्तु दूं और मैं कहूं इसके बहुत सारे हिस्सेदार है, यानी कि वो एक वस्तु किसी एक के पास ना रह के उसके कई दावेदार है, ठीक ऐसी तरह शक्ति किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक केंद्र पर नहीं है। इस शक्ति के ये शक्ति कई संस्थाओं या कई लोगों में बटी हुई है, ठीक है। तो आज ये देखेंगे सत्ता की साझेदारी किस तरीके से शक्ति लोगों में बांटी जाती है या नहीं बांटी जाती, तो उनके क्या परिणाम निकलते हैं। तो पहला हम एग्जाम्पल देखेंगे श्रीलंका। आपको पता है श्रीलंका पहले उपनिवेश था। श्रीलंका पहले उपनिवेश था। श्रीलंका, अच्छा उपनिवेश मतलब क्या होता है? उपनिवेश मतलब होता है गुलाम। उपनिवेश मतलब होता है गुलाम। श्रीलंका पहले गुलाम था। किसका गुलाम था? ब्रिटेन का। और हम भी किसके गुलाम थे? ब्रिटेन के। आपको पता है ब्रिटेन ने अधिकतर देशों को गुलाम बना रखा था, उसी तरीके से श्रीलंका और हिंदुस्तान को भी गुलाम बना रखा था। फिर जब एक समय आया 1948 में ये क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। 1948 में श्रीलंका आजाद हो गया। जब ये आजाद हो गया, अच्छा पहले इसके बारे में डिटेल समझ लेते हैं, फिर कैसे इसके अंदर संघर्ष हुआ, क्या हुआ तब देखेंगे ये। अच्छा पहले श्रीलंका है कहाँ का देश? कौन से महाद्वीप का देश है? क्योंकि बच्चों को बातें पता ही नहीं होती बेसिकली। कौन से महाद्वीप का देश है? एशिया महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप के देश है, ठीक है। कैसा देश है? एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है श्रीलंका? एक द्वीपीय देश है। अच्छा बेटा, द्वीपीय देश क्या होते हैं? द्वीपीय देश क्या होते हैं? द्वीपीय देश क्या होते हैं? वह भूमि का स्थल। द्वीप क्या होते हैं? वह भूमि का स्थल जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं? द्वीप। और द्वीपीय देश वह देश जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, ठीक है। चारों आप देखेंगे यहाँ हिंद महासागर में चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। चारों तरफ पानी से घिरा होता है, ठीक है। अच्छा, जब द्वीप की बात हो गई तो पिराय द्वीप की भी बात कर लेते हैं। पिराय द्वीप क्या होता है या पिराय द्वीपीय देश क्या होते हैं? बेटा जो द्वीपीय देश होते हैं चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं, ठीक उसी तरह पिराय द्वीपीय देश तीन तरफ पानी से घिरे होते हैं। ये भी पानी से घिरे होते हैं लेकिन तीन तरफ। पिराय द्वीपीय देश क्या होते हैं? वह देश जो तीन तरफ पानी से घिरे होते हैं, तीन तरफ पानी से घिरे होते हैं। अच्छा बेटा, एक दो टर्म और आते हैं इनमें। एक द्वीप का एक विशाल रूप है महाद्वीप। द्वीप भूमि का वह भाग जो चारों तरफ पानी से घिरा है, और महा मतलब बड़ा। बड़ा भूमि का भाग जो चारों तरफ पानी से घिरा है उसे क्या कहेंगे? महाद्वीप। क्या कहेंगे? महाद्वीप। जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उन्हें महाद्वीप कहेंगे जो बड़े भूमि के
भाग है जो चारों तरफ अच्छा महाद्वीप तो द्वीप का ये हो गया। ऐसी प्रायद्वीप का एक छोटा भाग होता है जो तीन तरफ पानी से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अंतरिप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिप। जो तीन जगह से पानी से घिरा होता है, लेकिन आकार में कैसा होता है? साइज में छोटा, और ये प्रायद्वीप साइज में बड़ा होता है बस। अच्छा, ये बात तो इसकी हो गई। श्रीलंका आपको पता चल गया द्वीपीय देश है, और द्वीपीय या प्रायद्वीपीय महाद्वीपीय अंतरिप क्या क्या है ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा चीजें बता दी है। अच्छा, श्रीलंका एक बात और मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ इसमें, जैसे नंबर तो आ ही जाएंगे, सारा सिलेबस करवाया जाएगा, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। रिजल्ट के बाद आपको किसी ना किसी जॉब की तैयारी करनी, कंपटीशन करना, इसलिए बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। अच्छा, श्रीलंका को महाद्वीप का हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। हिंद महासागर का मोती कहा जाता है इसे। अब श्रीलंका को नीचे से समझे, हिंदुस्तान से कैसे जुड़ा हुआ है। यहां पर आप देखिए श्रीलंका है, ठीक है। यह श्रीलंका जो है एक जल संधि के द्वारा हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। क्या जो कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। कौन सी? पाक जल संधि। अच्छा बेटा, जल संधि क्या होती है? जल संधि क्या होती है? जल संधि दो बड़े स्थल भागों को अलग करती है। पानी का वह भाग जो दो बड़े भागों, दो भूमि के भाग को अलग करता है, और जो दो बड़ी जल राशियों को आपस में जोड़ता है, वो जल संधि कहलाती है। दो जल राशियों को जोड़ना एवं दो बड़े भूमि, दो बड़े या छोटे कोई दिक्कत की बात नहीं है, भूमि के भाग को अलग करना, यह क्या कहलाती है? जल संधि, ठीक है। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने वाली जल संधि का क्या नाम है? पाक जल संधि, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो देख रहे हो आप, यहाँ पर ये पाक खाड़ी है। क्या है? पाक खाड़ी, ठीक है। यहीं पे पाक जल संधि है, और यहाँ क्या है? मन्नार की खाड़ी। कौन सी? मन्नार की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पाक खाड़ी है और यहाँ मन्नार की खाड़ी है। पाक जल संधि के माध्यम से ये जुड़े हुए हिंदुस्तान और श्रीलंका, लेकिन मन्नार की खाड़ी भी हिंदुस्तान और श्रीलंका को साथ में जोड़ते, और पाक खाड़ी भी। बच्चों, इसकी आबादी कितनी है श्रीलंका की? उस समय आबादी कितनी थी? 2 करोड़। कितनी थी? 2 करोड़। अच्छा, मैं आपको इसका जातीय बनावट बताने से अच्छा, मैं पहले आपको जातीय बनावट बता दे, तो फिर आपको कुछ बताऊंगा। जातीय बनावट श्रीलंका की। जातीय बनावट क्या होती है? बनावट का मतलब तो आपको पता है, संरचना होती है, यानी कि वह देश किन किन जाति के लोगों से मिलकर बना है, यानी कि उस देश में कौन कौन सी जाति के लोग निवास करते हैं, रहते हैं, ठीक है, उसे ही जातीय बनावट कहते हैं। यहाँ पर मेनली 3 लोग रहते हैं। पहला, सिंगली समुदाय के लोग, सिंगली। सेकंड, तमिल, और तीसरा कौन है? ईसाई। तमिल कितना प्रतिशत है? 74। सॉरी, सिंगली कितना प्रतिशत है? 74। और तमिल कितना प्रतिशत है? 18। जिसमें से भी तमिल भी 2 प्रकार के रहते हैं वहां पर, एक तो श्रीलंकाई मूल के और एक भारतीय मूल के। एक श्रीलंकाई मूल के और एक भारतीय मूल के। श्रीलंकाई मूल के तमिल कितने प्रतिशत है बेटा? 13%।
और भारतीय मूल के 5 और ईसाई कितने प्रतिशत है वहां पर? 7%। अच्छा, इनमें आपको बहुसंख्यक कौन दिख रहा है? बहुसंख्यक। बहुसंख्यक मीन्स क्या होता है? बहुसंख्यक, बहुसंख्यक, बहु मतलब होता है ज्यादा और संख्या का मतलब होता है संख्या में। संख्या में यानी कि ज्यादा संख्या में। यहाँ पर कौन है इस देश में? 74% सिंगली। तो बहुसंख्यक कौन हुए? सिंगली। ठीक है। और अल्पसंख्यक कौन होते हैं? अल्प मतलब होता है थोड़ा या फिर कम, और संख्यक का मतलब मैंने आपको बता दिया संख्या में, यानी कि कम संख्या में कौन है? तमिल। अच्छा, आप कहोगे नहीं सर जी, कम संख्या में तो हमें ईसाई दिख रहे, तमिल क्यों है? बेटा आपने इंडिया के एग्जाम्पल लो तो और अच्छे से समझ में आएगा। इंडिया में आपने देखा है बौद्ध धर्म के मानने वाले भी रहते हैं, जैन धर्म के भी, और ईसाई धर्म के भी, और सब धर्म के मानने भी, और हिंदू धर्म के भी लोग, और मुस्लिम धर्म के भी लोग। हिंदुस्तान में हिंदू समुदाय के लोग बहुसंख्यक है और मुसलमान समुदाय के लोग अल्पसंख्यक है। अच्छा, हिंदुस्तान में और भी समुदाय के लोग हैं तो मुसलमान ही क्यों अल्पसंख्यक है? बेटा बहुसंख्यक के बाद जो सेकंड नंबर पे है, अल्पसंख्यकों में भी जो सबसे ज्यादा है वो अल्पसंख्यक है, यानी कि कम में से भी। मान लो फॉर एग्जांपल जैन इतने प्रतिशत है, बुद्ध ये, मुसलमान ये, ईसाई इतने। अब इन बहुसंख्यक तो एक ही होगा, अब इन कम में से भी जो ज्यादा होगा, जो बहुसंख्यक के बाद सेकंड नंबर पे आएगा वो अल्पसंख्यक कहलाएगा। ठीक है, इसलिए ये बहुसंख्यक हो गया। अब बचे ये दोनों, ये भी कम है, ये भी कम है। अब इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो अल्पसंख्यक कहलाएगा। ठीक है। सिंगली जो है वो कौन से धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को। और जो तमिल है वो कौन से धर्म को मानते हैं? हिंदू, हिंदू, मुस्लिम और अन्य। हिंदू, मुस्लिम और अन्य। बेटा अब आप कहोगे तो अच्छा, तमिल से एक बात समझ में आ रही है? हमारा कोई भारतीय राज्य जो तमिल से रिलेटेड हो? हाँ, तमिलनाडु। अब आप कहोगे सर जी तमिलनाडु में तो तमिल रहते हैं, श्रीलंका में इनका क्या काम है? बेटा आपको पता है ये भी गुलाम था श्रीलंका, और हम भी गुलाम थे। जो एक देश है, इंडिया भी गुलाम, श्रीलंका भी गुलाम, और यहाँ की आबादी इंडिया की तुलना में बहुत कम थी, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। अब जो ब्रिटेन वाले थे उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान से, तमिलनाडु से कुछ मजदूरों को लेकर का है श्रीलंका लेकर आए काम करवाने के लिए। ठीक है, कहां से लेके आए? तमिलनाडु से। अच्छा, तमिलनाडु से क्यों लेके आए? आपको पता है श्रीलंका यहाँ है, तमिल सबसे पास का राज्य है, इसलिए तमिलनाडु से लेके आए डिस्टेंस बचाने के लिए। ठीक है, जब ये लेके आए मजदूर के रूप में और इनसे काम वाम करवाए, और जब 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ तो इनकी जो नस्लें थी बहुत आगे बढ़ चुकी थी, और जब ये आजाद हुआ तो सिंगली वहां के क्या थे? मूल निवासी। सिंगली क्या थे? वहां के मूल निवासी जो पहले से निवास कर रहे थे, तमिल भारत से आए थे। तो इन्होंने तमिलों से कहा कि आप को लाया गया था मजदूर बना के काम करवाने के लिए, अब आपका काम खत्म, हम आजाद हो चुके हैं, आप अपने देश वापसी जाइए। लेकिन तमिल क्या कह रहे थे कि हम अपने देश वापसी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस देश के निर्माण में, इस देश के बनने में हमारे पूर्वजों का खून पसीना है, तो इस नाते जितना देश आपका है उतना ही देश हमारा है। इस देश में जितनी समानता आपको मिलनी चाहिए उतनी समानता हमें इस देश में मिलनी चाहिए। सिंगली चूंकि बहुसंख्यक थे इसलिए दबदबा भी किसका था? सिंगलियों का ही दबदबा था। ठीक है। अच्छा, श्रीलंका तमिल वही के निवासी थे और जो बहुत पहले से रह रहे थे, लेकिन भाषा कौन सी बोलते थे? तमिल। और ये भारतीय तमिल मैंने आपको बता दिया, जब उपनिवेश थे तो लेके गए थे ब्रिटेन वाले। ठीक है,
अब आपको मैं एक बात बता दूं, तमिल या श्रीलंका, यहाँ पर जो बीच में है ना हिस्सा, सबसे बीच में जो हिस्सा, ये जो हिस्सा है यहाँ पर भारतीय तमिल रहते हैं, और ये जो उत्तर और पूर्वी वाला हिस्सा यहाँ पर कौन रहते हैं? श्रीलंकाई तमिल। यहाँ पर इनके कैपिटल भी है जिसका नाम है, श्रीलंका की कैपिटल है जिसका नाम है कोलंबो। क्या नाम है? कोलंबो। कोलंबो। अच्छा, इसकी नई कैपिटल बन गई है। अब नई कैपिटल का क्या नाम है? नई राजधानी क्या बन गई है? श्री जयवर्धना कोट्टे। जयवर्धना कोट्टे, ये उसकी नई कैपिटल है। बेटा पेपर में आ भी सकता है, क्योंकि चेंज हुई है तो पेपर में आ भी सकता है कि श्रीलंका की नई कैपिटल क्या है। अच्छा, आपको पता चल गया मूल निवासी कौन है? सिंगली मूल निवासी है, क्योंकि पहले से रह रहे। और तमिल क्या है? भाषा है, ये मूल निवासी नहीं है। अच्छा, इनकी जो भाषा है वो सिंगली, इनकी तमिल है। ठीक है, अब आइए श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद मैं आपके लिए रफ कर दे ताकि इधर समझा सको आसानी से। बहुसंख्यक और ये अल्पसंख्यक। मैंने आपको ये भी बताया था इनका धर्म क्या, हिंदू मुस्लिम और अन्य। आपको पता है हमारे देश से गए तो इसलिए धर्म भी इनका वही है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, आप पहले तो इधर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब श्रीलंका में मैंने आपको बताया बहुसंख्यक कौन है? सिंगली। अब आपको पता है जो ज्यादा संख्या में दबदबा जलवा भी उसी का होता है। अब यहाँ पर बेचारे तमिल अल्पसंख्यक, जो संख्या में ज्यादा उसकी आवाज सुनी जाती है। ठीक है, आपको पता है संख्या में ज्यादा ये है, वोट किसे मिलेंगे ज्यादा? सिंगलियों को। और सरकार भी किसकी बनेगी? सिंगलियों की। ठीक है, अब जब सरकार सिंगलियों की श्रीलंका में बन गई तो वो किनके हितों के लिए काम करेगी? किनके फायदों के लिए काम करेगी? सिंगलियों के, क्योंकि उनकी सरकार है और आने वाले समय में बहुसंख्यक है और उनके वोटों का समर्थन चाहिए। तो इसलिए वहां पर तमिलों की अनदेखी करी जा रही थी, उनकी इच्छाओं की अनदेखी करी जा रही थी। अब क्या हुआ? सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों में सिंगलियों को प्राथमिकता। ये बहुसंख्यकवाद के प्रभाव बता रहा हूँ कि बहुसंख्यकवाद था तो इसलिए तमिलों के साथ क्या हो रहा था, वह जितनी भी सरकारी नौकरी निकल थी, फॉर एग्जाम्पल 1000 वैकेंसी निकली है तो उसमें से 600 से 700 तो सिंगलियों को प्राथमिकता होने और बाकी बची तमिलों को। ठीक है, विश्वविद्यालय में जितने बच्चे पढ़ रहे उनमें से ज्यादा सिंगलियों के, कम तमिलों को। कम तमिलों के बौद्ध धर्म को अच्छा, इनका जो सिंगलियों का जो धर्म था मैंने आपको पहले बताया था, कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म। कौन सा? क्योंकि वहां पर सिंगलियों की सरकार है तो उनका धर्म भी बहुत है, इसलिए वहां पर संरक्षण, यानी कि संरक्षण मतलब क्या था? बचाव। बचाव। बचाव भी किस धर्म को मिला? संविधान के हिसाब से बौद्ध धर्म को। ठीक है, और उसके प्रचार के लिए, विकास के लिए अनेक प्रावधान कानून बनाए गए। सरकार के विकास कार्यों का केंद्र सिंगली समुदाय के लोग। अब इसमें क्या बात निकलती है? बेटा सरकार उनकी है, वोटिंग का मसला है, तो ज्यादा खुश किसे रखेंगे? ज्यादा कार्य किसके लिए करेंगे? अपने समुदाय के लोगों के लिए, सिंगलियों के लिए। तमिलों को विकास के कार्य ना के बराबर थे। धीरे धीरे आप ये सब बातें देखें, धीरे धीरे उनके जो मन में बेगानेपन की भावना उत्पन्न होती जा रही है और ये बेगानेपन की भावना आगे चलकर संघर्ष का रूप ले लेती है। अभी देखना कैसे तमिलों के साथ हो रहे भेदभाव की अवहेलना। अब कोई भी व्यक्ति तमिलों के साथ कुछ भी कर दे भेदभाव, तो वहां पर सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती थी। वोटिंग का मसला था तो उनके साथ कोई भी भेदभाव हो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता था, होने दो।
तमिलों को राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी ना देना। वहां पर क्या था आपको पता है, बहुसंख्यक उनकी पार्टी सब कुछ, तो राजनीतिक रूप से तमिल वहां पर क्या पिछड़ते गए और पीछे होते गए। जब वैसा हुआ तो अल्पसंख्यक वहां पर कम संख्या में थे, जिसकी वजह से ना अपना सामाजिक, ना सांस्कृतिक, ना आर्थिक और ना राजनीतिक रूप से अपना विकास कर पा रहे थे, वो पिछड़ते गए थे। अब बेटा यही होता है जब बहुत एक देश में कोई बहुसंख्यक व्यक्ति हो और सत्ता में अल्पसंख्यक व्यक्ति के समुदाय के लोगों को सत्ता में साझेदारी देने के लिए तैयार नहीं है, तो उनके मन में बेगानेपन की भावना पैदा होती है कि ये हमारा देश नहीं है, हमारे लिए सोचा नहीं जा रहा इस देश में। धीरे धीरे वो बेगानेपन की भावना संघर्ष या तनाव की स्थिति पैदा कर देती है, तनाव की स्थिति। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे ये देखेंगे, सिंगलियों ने फिर भी सिंगलियों ने 3 मांगे प्रमुख रूप से रखी, 3 मांगे प्रमुख रूप से रखी सिंगलियों ने, सिंगलियों के समक्ष किसने, तमिलों ने, लेकिन इन्होंने तमिलों ने बात नहीं मानी। अब नेक्स्ट पेज पे यही देखेंगे 3 प्रमुख मांगे कौन। तो अब मैंने आपको बताया था कि आप देख लेते हम 3 प्रमुख मांगे किसके, तमिलों के। तमिलों ने जब इतना भेदभाव उन पे हुआ तो उन्होंने 3 अपनी प्रमुख मांगे सिंघली सरकार के सामने रखी कि हमें 3 पर। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, 1956 में सिंघलियों की भाषा, सिंघली भाषा को मैंने आपको बताया था, सिंघलियों की कौन सी भाषा, सिंघली भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अब इससे तमिल और नाराज हो गए, तो तमिलों ने 3 मांगे की। कौन कौन सी 3 मांगे की? पहली मांग उन्होंने की, जैसे सिंघली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया वैसे हमारी भाषा को भी, तमिल भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए। आपको पता है किसी भी व्यक्ति, किसी भी समुदाय की पहचान उसकी भाषा होती है। आपने क्लास 10th की इंग्लिश की बुक में भी पढ़ा है, द लास्ट लेसन, उसमें एक बात कही गई थी, अगर किसी देश को बर्बाद करना, किसी समुदाय को बर्बाद करना, उसकी भाषा उससे छीन लो। कोई भी व्यक्ति है, आपको उसके धर्म का पता कैसे चलता है? भाषा से तो पता चलता है। कोई पंजाबी भाषा बोल रहा है तो आप पहचान लेते हो पंजाबी है, कोई बिहारी भाषा बोल रहा है तो आप पहचान लेते हो बिहारी है। कैसे? भाषा से। भाषा एक तरीके से समुदाय के लोगों की पहचान का काम करती है, तो इसलिए भाषा बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो तमिलों ने इसलिए कहा कहीं हमारी आने वाली नस्लें हमारा अस्तित्व ना भूल जाए, इसलिए हमारी भाषा, तमिल भाषा को भी क्या दर्जा दिया जाए, क्या दर्जा दिया जाए, राजभाषा का। यानी कि जितना ऑफिशियल काम हो रहे हैं सिंघली भाषा में हो रहे तो तमिल में भी हो, पहली मांग। सेकंड मांग इन्होंने क्या की, क्षेत्रीय स्वायत्तता। क्षेत्रीय स्वायत्तता क्या होती है, यहां से आप निकालिए बात। क्षेत्रीय मतलब क्षेत्र, और क्षेत्रीय मतलब क्षेत्र, और स्वायत्तता, स्वायत्तता बेटा उसे कहते हैं वह शासन का रूप जिसमें किसी का अंकुश नहीं हो। स्वायत्तता, स्वयं की सत्ता हो, स्वयं की सत्ता हो, स्वयं की सत्ता। यानी कि इन्होंने कुल मिला के एक सरकार की मांग करती कि सिंघली सरकार सिंघली के लिए सोच रही है, ऐसी एक सरकार बनाई जाए, एक क्षेत्र दिया जाए जिसमें तमिल सरकार बनाई जाए, और जो किसके भले के लिए सोचे, किसके विकास के लिए काम करे, तमिलों के लिए। इन्होंने इसलिए एक क्षेत्र मांगा जिसमें तमिल सरकार की मांग की। ठीक है, तीसरी मांग क्या थी इसकी? तीसरी मांग इन्होंने कहा रोजगार, यानी कि काम और पढ़ाई लिखाई में उनके बच्चों को क्या मिले, समानता दी जाए। जब मैंने आपको बहुसंख्यकवाद बताया था तो मैंने उसमें आपको बताया था विद्यालय में और नौकरियों में उन्हें समानता नहीं दी जाती थी, सिंघलियों को प्राथमिकता दी जाती थी, इसलिए उन्होंने मांग रखी। बेटा बेसिकली बात है, आप देखिए तमिल अपना क्या करना चाहते थे, वहां पर विकास। अब कोई भी व्यक्ति हो, अगर मैं कहूँ जैसे पेट की खुराक क्या है, पेट की खुराक भोजन है, और दिमाग की खुराक क्या, शिक्षा है। तो इसलिए
उनकी मांग, और जो मान लो पेट की खुराक भोजन है और उससे शारीरिक विकास होगा, और जो दिमाग की खुराक है वो शिक्षा है, उससे मानसिक विकास होगा, और मानसिक विकास से ही सारे विकास होते हैं, आपको पता है। इसलिए और जो भोजन है वो पैसों से आएगा, और जो पैसे हैं वो नौकरी से आएंगे। तो इसलिए इन्हें क्या चाहिए थी, नौकरी में समानता। जितनी समानता इन्हें मिलेगी उतना ही अच्छे पैसे कमा पाएंगे, उतना ही अच्छा भोजन खा पाएंगे और अपने जीवन के स्तर को ऊंचा कर पाएंगे। ठीक उसी तरह शिक्षा, बेटा नौकरी तो निकल गई लेकिन व्यक्ति शिक्षित ही नहीं है तो कैसे नौकरी लेगा। तो इसलिए बच्चों को शिक्षा मिले ताकि उनके आगे चल के बच्चे रोजगार ले सके, और रोजगार ले सके तो अपने जीवन की स्थिति को सुधार सके। और फिर इन्होंने कुल मिला के सब मांगे इन्होंने रखी। सिंगलियों ने इनकी मांगों को क्या मना कर दिया कि हम आपकी मांगे नहीं मानेंगे, ठीक है। तो 1980 के दशक में इन्होंने एक बहुत उग्रवादी हो गया, वहां पर हिंसा फैल गई। मैं आपको एक बात बता देता हूं, इन्होंने अपने आप को संगठित भी कर लिया। 1976 में इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था लिट्टे। क्या नाम था? लिट्टे। लिट्टे नाम का उग्रवादी संगठन बनाया इन्होंने, जिसकी फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इन्होंने एक संगठन बनाया जिसे का नाम लिट्टे था। इन्होंने कहा, पहले इन्होंने प्यार से बात रखी, अब वो प्यार से मानने को तैयार नहीं, तो इन्होंने क्या है, हथियार उठा लिए और अपनी मांग मनवाने का हिंसक तरीका अपना लिया। और फिर उसके बाद से वहां पर श्रीलंका में हिंसा फैल गई और गृह युद्ध की स्थिति आ गई। क्या हो गया वहां पर? गृह युद्ध। गृह युद्ध क्या होता है बेटा? देश की सीमा के अंदर जब लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हिंसा फैल जाए तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। युद्ध सिंपली एक देश का दूसरे देश से लड़ाई को युद्ध कहेंगे। गृह मतलब होता है घर, यानी कि देश के अंदर जो लड़ाई हिंसा फैल जाए उसे गृह युद्ध कहते हैं। इसका एक व्यक्ति था जो प्रमुख नेता था, प्रभाकरन। जब वो मारा गया तो फिर आगे चलकर 2009 में श्रीलंका का गृह युद्ध समाप्त हो गया। कब? 2009 में गृह युद्ध समाप्त हो गया। बेटा आपको पता है, जब कोई दिशा दिखाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता तो वो काम वहीं के वहीं रुक जाता है। नेक्स्ट पेज पे बेल्जियम की स्थिति को देखेंगे। बेटा हमने पहले श्रीलंका के बारे में देखा था कि कैसे वहां पर गृह युद्ध की शुरुआत हुई और उन्होंने सत्ता में साझेदारी नहीं किया तो क्या परिणाम निकला, वहां पर गृह युद्ध की शुरुआत हो गई और बहुत लोगों की जान माल, बहुत बर्बादी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग शरणार्थी बन गए, एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर लिया, ठीक है। लेकिन बेल्जियम में कुछ उससे डिफरेंट हुआ, यहाँ पर सत्ता की साझेदारी कर ली और वहां पर सत्ता की साझेदारी नहीं की। यहाँ पर पहले बेल्जियम के बारे में देख लेते। बेल्जियम जो है यूरोप महाद्वीप का छोटा सा देश है। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जो इंडिया के हरियाणा के बराबर का है साइज में। इसकी आबादी 1 करोड़ है और राजधानी क्या है उसकी? ब्रुसेल्स। जो ये रही राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। इसके 2 मुख्यतः प्रांत है, एक है फ्लेमिश और एक है वेलेनिया, ठीक है। यहाँ पर भी एक छोटा सा क्षेत्र है जहां पर 1% आपके जर्मन रहते हैं, ठीक है। इसकी जो सीमा जो है, बेल्जियम की सीमा फ्रांस से लगती है, ब्रिटेन से लगती है, जर्मनी से लगती है और लग्जमबर्ग से लगती है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित देशों में से किससे बेल्जियम की सीमा नहीं लगती है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि बेल्जियम की जो सीमा लगती है किन किन देशों के साथ लगती है। अच्छा, एक यूरोप एक संगठन है जिसका नाम है EU। क्या नाम है?
EU यूरोपीय संघ, जिसका नाम है यूरोपीय संघ, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय। कई बार क्वेश्चन में पेपर में आ जाता है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अच्छा, जैसे मैंने आपको श्रीलंका में भी बताया थी, जातीय बनावट क्या होती है कि उस देश में कौन कौन किन किन जाति के लोग कितनी संख्या में रहते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर जो जाति के लोग रहते हैं, पूरे देश की बात करो बेटा, पूरे देश की 59% डच रहते हैं, डच बोलने वाले, 40% फ्रेंच बोलने वाले रहते हैं और 1% जर्मन बोलने वाले लोग रहते हैं। डच बोलने वाले, ये ऊपर का क्षेत्र मैंने आपको बता दिया कौन सा, फ्लेमिश, इसमें कौन रहता है? डच बोलने वाले। नीचे वाला जो प्रांत है कौन सा है? वेलेनिया, इसमें कौन रहते हैं? फ्रेंच बोलने वाले। कितने प्रतिशत रहते हैं डच बोलने वाले? यहाँ 59 और यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले 40%। और ये जो साइड में जगह है यहाँ पर 1% कौन रहते हैं? जर्मन बोलने वाले। आपको पहले बताया था बहुसंख्यक मतलब मतलब ज्यादा संख्यक मतलब संख्या में। ज्यादा संख्या में कौन है? बेल्जियम में कौन है? डच भाषी। अल्पसंख्यक कौन है? फ्रेंच भाषी। अब आप ये क्वेश्चन मत पूछना सर जी जर्मन भाषी उनसे भी कम है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कम में भी जो सबसे ज्यादा है वो अल्पसंख्यक है। लेकिन अच्छा देखो, ये ज्यादा तो है, डच भाषी ज्यादा तो है, लेकिन फ्रेंच भाषी की तुलना में कमजोर है। ज्यादा मालदार, ज्यादा अच्छे खासे नहीं है, ज्यादा शक्तिशाली और स्मृत कौन है? फ्रेंच भाषी। जबकि वो क्या है? अल्पसंख्यक है, कम संख्या में, लेकिन विकसित रूप से मौजूद है वहां पर। अच्छा, ये तो हमने की पूरे देश की बात। अब हम बात करेंगे खाली राजधानी के अंदर उल्टा है जाति बनावट, यानी कि राजधानी में कौन कौन जाति के लोग और कितने प्रतिशत रहते हैं। राजधानी यानी कि ब्रुसेल्स, यानी कि यहाँ पर कौन कौन कितने प्रतिशत रहते हैं। यहाँ पर जो 80% है वो तो फ्रेंच भाषी है और 20% डच भाषी है। ठीक है, बहुसंख्यक कौन हो गए? फ्रेंच भाषी। अल्पसंख्यक कौन है? डच भाषी। अच्छा बेटा, पूरे देश में बहुसंख्यक कौन है? डच। और पूरे देश में अल्पसंख्यक कौन है? फ्रेंच। जबकि राजधानी में उल्टा है, जो पूरे देश में बहुसंख्यक है वो राजधानी में क्या है? अल्पसंख्यक। और जो पूरे देश में अल्पसंख्यक है राजधानी में क्या है? बहुसंख्यक। ठीक है, अब मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है बेल्जियम के बारे में। अब बेल्जियम ने श्रीलंका की तरह नहीं किया। यहाँ पर जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने साथ सत्ता में साझेदारी की और समझदारी के साथ एक राजनीतिक व्यवस्था को चुना। नेक्स्ट पेज पे बताने से पहले बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आराम से लिख सके बाद में। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बेटा हमने बेल्जियम के बारे में देख लिया था, अब देखेंगे बेल्जियम ने किस समझदारी के साथ सत्ता को बांटा तीनों समुदायों के मध्य में। ठीक है, पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे देश के लिए एक सरकार बनाई, केंद्र सरकार, जिसका काम था पूरे देश का प्रशासन चलाना। फिर इन्होंने प्रांतों के लिए, मैंने आपको प्रांत बताया था, फ्लेमिश, वेलेनिया, ठीक है, इनके लिए एक अलग अलग सरकार बनाई प्रांतों के विकास के लिए, ताकि प्रांतों का शासन कौन चलाए? प्रांतीय सरकार। फिर कैपिटल में जातीय बनावट अलग था, इसलिए ब्रुसेल्स के लिए भी एक अलग सरकार बनाई जो कैपिटल को का प्रशासन चलाए। और एक सामुदायिक सरकार बनाई बेटा, सामुदायिक सरकार बनाई। फ्रेंच समुदाय के लिए अलग, डच समुदाय के लिए अलग और जर्मन समुदाय के लिए अलग, और उनसे संबंधित भाषा और संस्कृति पर फैसला लेने का इन चारों सरकारों में से सामुदायिक सरकार को ही अधिकार था। अगर डच की भाषा या संस्कृति
का मुद्दा है तो डच सामुदायिक सरकार ले गया, अगर फ्रेंच का तो फ्रेंच सामुदायिक सरकार और जर्मन का तो जर्मन सामुदायिक सरकार। बेटा आप देखिए कितने अच्छे से सरकार के कितने रूप, एक केंद्र, प्रांतों के लिए अलग, कैपिटल के लिए अलग और प्रत्येक समुदाय के लोगों के लिए उनकी सामुदायिक सरकार। कितनी अच्छी व्यवस्था की। फिर इन्होंने कुछ, ये तो व्यवस्था वैसी हो गई सरकार वाली, कुछ बेल्जियम की जो राजनीतिक व्यवस्था थी कि अब तो सरकार बन गई, अब क्या क्या राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, तो जो केंद्र सरकार बनाई थी उसमें डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान कर दी, ताकि किसी को भी ऐसा न लगे कि सरकार सत्ता में हमें कम हिस्सेदारी मिल रही हो। इसलिए डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या एक समान कर दी। केंद्र सरकार की आपने देखा अमूमन आमतौर पर केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होती है प्रांतीय सरकारों से, और उनका फिर वैसे दबदबा भी होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। केंद्र सरकार की बहुत अनेक शक्तियां किससे दे दी गई, वहां की प्रांतीय सरकारों को दे दी गई। ठीक है, जो केंद्र सरकार से बिल्कुल अलग होकर अपना काम करती थी। ब्रुसेल्स के लिए अलग सरकार बनाई गई, कैपिटल के लिए अलग, पहले पूरे देश के लिए, फिर प्रांतों के लिए, फिर कैपिटल के लिए एक अलग सरकार बनाई गई, जिसमें दोनों मेन तो समुदाय ये थे, 1% जर्मन थे लेकिन मेन दो समुदाय ये थे, एक डच और फ्रेंच, जिसमें दोनों समुदायों का क्या था, एक समान प्रतिनिधित्व, जैसा केंद्र सरकार में किया। डच, फ्रेंच और जर्मन भाषी लोगों के लिए मैंने पहले बताया अलग अलग है कि अलग अलग एक एक सामुदायिक सरकार बना दी गई, जिससे शिक्षा और संस्कृति पर फैसले लेने का अधिकार प्राप्त था। अच्छा, जब संसद में कोई विशेष कानून बनता था तो दोनों समुदाय, मुख्य समुदाय कौन कौन से, डच और फ्रेंच, इन दोनों समुदाय से परमिशन लेना जरूरी था। केवल एक समुदाय के लोग तो कानून नहीं बना सकते थे, दोनों समुदाय की उसमें मंजूरी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है, 1970 से 93 के बीच में संविधान में कितनी बार संशोधन हुए, 4 बार। कितनी बार संशोधन हुए, 4 बार संशोधन हुए, ये याद रखना, एक नंबर में आता है कितनी बार संशोधन हुए, 4 बार। संशोधन करने का क्या रीजन था, बेगानेपन की भावना ना पैदा हो। आप कहोगे सर जी कैसे बेगानेपन की भावना, बेटा संशोधन क्या होता है, संशोधन मतलब होता है बदलाव, संविधान में बदलाव। अगर कोई बात लिखे संविधान में और फिर उस बात को हमने देखा कि ये बात खाली डच भाषी लोगों के हित में है और फ्रेंच भाषी लोगों का हित नहीं हो रहा, तो अब कहीं ना कहीं फ्रेंच भाषी लोगों को ऐसा लगेगा ना कि ये देश उनका है, उनके भले के लिए संविधान में लिखा जा रहा है, इसलिए संविधान में फिर बदलाव हुआ। फिर देखा एक समुदाय के लिए ठीक, दूसरे को दिक्कत, फिर बदलाव होते गए, इसलिए संविधान में बदलाव होते हैं। ऐसे संविधान में 4 बार बदलाव हुए ताकि लोगों को वहां बेगानेपन की भावना ना पनपे उन लोगों में। ठीक है, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चों नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आगे चैप्टर चलेगा। अभी यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कोई क्वेश्चन हो तो क्वेरी जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।